हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये सीआरपीसी का नोट्स है और मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीसी को कैसे याद करना है और इसमें क्या खास है सीआरपीसी में जो हमारे B1 में था पढ़ने के लिए, B1 की तैयारी के लिए क्या खास बात है। देखो, वैसे नॉर्मली दो तरह के मामले होते हैं, एक सिविल मामला होता है, एक क्रिमिनल मामला होता है, फौजदारी मामला जिसको बोलते हैं। उसमें सिविल कोर्ट अलग होती है, क्रिमिनल कोर्ट होती है, वो अलग होती है बच्चों। तो जो ये हमारी जो होती है ये सीआरपीसी आईपीसी, ये दो ये क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा होती है, क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा होती है। जो सिविल सूट जो है इसकी इनकी कोर्टें अलग होती है फौजदारी के। इसमें सिविल सूट में जैसे प्रॉपर्टी का मामला हो गया और या और अदर जो डीएम के अंडर, डीएम एसडीएम के अंडर में आते हैं, वे ज़्यादा होते हैं सिविल सूट में इसमें। तो बच्चों, अब हम आगे दोस्तों जैसे सिविल मामला क्या होता है, अचल संपत्ति का जमीन और पानी का झगड़ा होता है। फौजदारी का मामला हत्या, लूट, डकैती, चोरी इत्यादि आईपीसी के तहत होने वाले अपराध को क्या कहते हैं, हम फौजदारी के मामले होते हैं। तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी। आगे अब देखो, ये है सीआरपीसी 1973, 1 अप्रैल 1974 से J&K को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुई है। पूरे भारत में लागू है। परिभाषा को इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, ये परिभाषा जो है एग्जाम में बहुत आती है। ये हिंदी में छोटी बड़ी छोटा बड़ा के हिसाब से भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होता है, तो इसलिए ये इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से याद हो जाती है। तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में मैंने इसी तरह याद किया था जैसे कि मैंने आपको बताया। स्क्रीन पर देख सकते हो, सेम इसी प्रकार लिख के इनको अपने हिसाब से मैंने लिख के इनको याद किया था। आप चाहो तो इसी तरह आप कोई इनको लिख के याद कर सकते हो या फिर अपने तरीके से भी लिख के याद कर सकते हो। लेकिन ये है कि परिभाषा इसमें इम्पोर्टेंट है और सीआरपीसी की परिभाषा इसमें आ जाती है। ये जो नीचे लिखा हुआ है कि सत्य का पता लगाने के लिए जांच, पहले इंक्वायरी होगी, फिर हियरिंग होगी, कोर्ट करेगा, फिर उसमें इंक्वायरी और अन्वेषण दोनों में क्या क्या है। इंक्वायरी जो है जांच जो करता है, जांच और विचारण जो करता है कोर्ट करेगा। अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और साक्ष्य इकट्ठा करना। विवेचना भी अन्वेषण को ही कहा जाता है। देखो, इसमें कोर्ट का और पुलिस का काम, दोनों का काम अलग अलग बताया वो दोस्तों। जांच जो होती है, इंक्वायरी जो होती है, और विचारण हियरिंग जो करती है वो कोर्ट करती है। अन्वेषण जो करता है इन्वेस्टिगेशन, वो पुलिस करेगी। पुलिस का काम जांच करना नहीं है, न हियरिंग करना है। पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना और साक्ष्य इकट्ठा करके कोर्ट में पहुंचाना। विवेचना भी अन्वेषण को ही कहते हैं। यूपी में ज़्यादातर विवेचना बोली जाती है। इसका हिंदी में जो इन्वेस्टिगेशन का एक जो रूप होता है उसको विवेचना बोलते हैं। कंप्लेन जो परिवाद बोलते हैं, कंप्लेन हिंदी में परिवाद, कंप्लेन कोर्ट में जाएगी तथा सूचना थाने में होगी। कंप्लेन कहाँ जाएगी? कोर्ट में जाएगी। वैसे कंप्लेन थानों में भी देते हैं ये, देखो। लेकिन रियल में होता क्या है, कंप्लेन यानी परिवाद जो होता है कोर्ट में होता है और जो हम थाने में देते हैं वो इन्फॉर्मेशन, सूचना देते हैं। तो दोनों जो परिवाद जो होता है वो कोर्ट में होगा, जो कंप्लेन करेंगे हम, वाद विवाद परिवाद जो होगा कोर्ट में होगा, और जो इन्फॉर्मेशन देती है वो थाने में देते हैं हम। वाद जो है सूट को बोलते हैं सिविल मामलों में तथा फौजदारी मामलों में, दोनों में सिविल सूट या क्रिमिनल सूट। ठीक है बच्चों, ये सिविल क्रिमिनल क्या होता है, ये मैंने शुरू में बताया था आपको। सिविल सूट मतलब वाद, सूट मतलब क्या होता है, सिविल सूट या फिर
क्रिमिनल मैटर बोलता है। सिविल सूट या तो ये सिविल का मामला हो गया, या क्रिमिनल मैटर मतलब फौजदारी या क्रिमिनल मामलों में केस होता है। सिविल में होता है वाद, सूट, और क्रिमिनल मामलों में होता है केस। ठीक है बच्चों, तो दो इसमें ये अंतर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल में वाद किया जाता है, सूट बोलते हैं इसको, और जो फौजदारी में होता है वो केस होता है। जो फौजदारी, जो हत्या लूट डकैती इनमें जो होता है, जो आईपीसी के तहत जो अपराध होते हैं उनमें केस किया जाता है। ये कुछ सूचनाएं थी। आगे हम ऐसी ये धारा 10 से शासन सहायक शासन न्यायाधीशों के बारे में ये जानकारी है, कौन कितनी सजा दे सकता है। शासन न्यायाधीश के अधीन होंगे, सहायक शासन न्यायाधीश जो होंगे शासन न्यायाधीश के अधीन होंगे, और शासन न्यायाधीश उनके कार्य बांट सकता है व नियम बना सकता है। 12वां मुख्य न्यायिक में CMM जिसको बोलते हैं, और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट CMM को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ये SGM इसको बोलते हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को होता है SDM। देखो DM SDM जो है, DM में, और जैसे मैं पहले भी बताया था, DM में और जो हमारा ये होता है ये जो थाने में जो, यानी DM और DJ दोनों, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज, दोनों की पावर में क्या अंतर होता है? दोनों की पावर में अंतर होता है कि DM के अंदर वे पावर आती है जो आप मान के चलो कि अपराध होने से पहले रोकथाम का काम जो है वो DM का है। लेकिन अगर अपराध हो गया और वो IPC के अंदर चला गया तो फिर उसमें DM की कोई भूमिका नहीं होती, उसमें होती है फिर डिस्ट्रिक्ट जज करता है। उसमें जो फैसले सुनाएगा वो डिस्ट्रिक्ट जज देता है। इसलिए DM की और ये DJ की पावर दोनों की अलग अलग है। DM को पावर CRPC में मिली हुई है, और DJ को पावर, डिस्ट्रिक्ट जज को पावर जो है उसको पावर मिली हुई है हमारे IPC में। विशेष न्याय कार्यपालक में SCM बोलते हैं। ये जैसा हमारे ACP, दिल्ली पुलिस का ACP काफ़ी विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। इसमें लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव धारा 24 में है। ये आती नहीं है, बहुत कम आती है, लेकिन ये कन्फ्यूजन दूर जरूर करती है, हमारा कन्फ्यूजन दूर करती है। कि कई बार उसमें आ जाता है कि जो इंक्वेस्ट वगैरह होती है जो तो उसको क्या है कि सीधा DM या SDM जांच करता है उसकी। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो है ये इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो इस तरह ये लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। स्पेशल PP जो है, विशेष लोक अभियोजक, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। सहायक लोक अभियोजक धारा 28 आ गई। तो इस तरह ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, DJ और ADJ, सेशन जज, ये इस तरह ये बटे हुए हैं एक दूसरे में। तो आप देख सकते हो, इसलिए आप इनको पढ़ोगे तो आपकी सब कुछ समझ आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। CM जो है 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है, या 4 से 7 वर्ष। CM क्या है, 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है, यानी 4 से 7 वर्ष तक की। प्रथम MM जो है 3 वर्ष तक सज़ा दे सकता है, यानी 1 से 3 वर्ष तक। और जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है वो 1 साल तक सज़ा दे सकता है, या फिर 5,000 रुपये का जुर्माना। लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया है, या दोनों। और ये देखो, MM या CMM ही क्या कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं। MM जो है 3 साल तक सज़ा दे, 1 से 3 साल तक,
और यह 10,000 जुर्माना कर सकता है। और CMM जो है 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है, या 4 से लेकर 7 वर्ष। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ये 4 से 7 है, ये 1 से 3 है, और 1 साल की सजा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो अभी खत्म कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से पद की शक्ति 45 पद की शक्ति है। न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को उनका पद के ठीक ऊपर पद वाले पदाधिकारियों का द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, जनता का पुलिस मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य है। ये इम्पोर्टेंट है। मतलब आते तो कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर दे भी दे तो एग्जामिनर को दिमाग का पता नहीं होता था कि क्या। और वैसे CRPC जो है याद करने में बहुत सरल है, क्योंकि CRPC में क्या है कि सारी चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं। इसमें मतलब ज़्यादा जो है चीज़ें समझ आ जाती है। IPC में भी वो बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है, लेकिन एविडेंस एक्ट एक ऐसा है जिसमें चीज़ें समझ नहीं आती। उसमें जो है बहुत कुछ समझाने के लिए जो है नोट्स की और उनकी ज़रूरत होती है। देखो बच्चों, ये टीचर को पढ़ाने की ज़रूरत है। ये 41 नंबर जो धारा है इसको ऐसे ही याद करना है, क्योंकि ये 41.1A ये 41 पॉइंटों में ही आती है। ये पॉइंट में ही याद करो, जैसे लिखा भी है मैंने कि पॉइंट में ही याद करो, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में पॉइंटों में ही आती है। तो हमने भी जब हम वहाँ पे लॉ में पढ़ा, जो हमारी ट्रेनिंग होती है लॉ में ही पढ़ते हैं हम लोग, तो ये चीज़ें वहाँ पे हमें पढ़ाई जाती है। ये होते हैं शिप्स ऑर्डर, बोलते हैं इसको शिप्स ऑर्डर। शिप्स ऑर्डर की फुल फॉर्म ये है। ये सारी 41 धारा 41.1 जो है सारी इसके तहत आ जाती है। 41.2 में ये है। और 42 जो है पॉइंट में याद करना है। 42 को भी नाम पता बताने से इनकार करने पर या गलत बताने पर गिरफ्तारी, क्योंकि ये पॉइंटों में आता है। 41.1 में आएगा, 41.2 सॉरी 42.1 में आएगा, या 42.2 में क्या है, ये क्या है, ये पॉइंटों में ही आता है। तो 42 को भी पॉइंटों में ही याद करना है हमें। इसी प्रकार 46 को भी पॉइंटों में याद करना है। 46 को भी ऐसे कैसे ही पॉइंटों में याद करना है हमें। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है मैंने, और सब कुछ इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा। चीज़ें बहुत क्लियर की हुई है, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स भी पढ़ लिए तो और याद कर लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी बच्चों। पॉइंट में याद करनी है। 51 भी 50 क्या भी पॉइंट में याद करनी है। और 52 भी हमें क्या करना है, 52 को भी सब कुछ इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। 52 को भी ऐसे याद करना है, वही जैसे IPC याद की थी पहले। इनकी क्या, इनकी जो पहला जो वो संक्षिप्त रूप में ये दी हुई थी, पहले उसका वो चार्ट याद करो, उसके बाद में फिर इनको याद करो, अंदर से याद करो CRPC को। और CRPC है भी IPC से बहुत कम। CRPC में तो क्या है कि बीच बीच में धारें छूटी हुई है, छोड़ रखी है बीच बीच में धारें, जो हमारे कोर्स में नहीं आती, तो इसलिए ये जल्दी याद हो जाती है।
एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, महिला नौकर व बच्चों को सम्मान नहीं दिया जाएगा। सम्मान की तारीख खत्म हो तो सम्मान खत्म, सम्मान की तारीख खत्म हो गई तो सम्मान खत्म। वारंट कभी खत्म नहीं होता जब तक कि कोर्ट उसे खत्म ना, कैंसिल ना कर दे या फिर तामील ना हो जाए। इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों। जो इम्पोर्टेंट है वो अलग कलर में आपको दिखाई देगी, वो चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। इसमें अलग से बताने की कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये फिर तो ये है कि कोई आपकी मतलब एग्जाम में दूसरा दिया है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद में भी आप नहीं याद कर पा रहे हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी बच्चों। इनको अपने हाथ से नोट्स बनाओ, इसी तरह लिख के नोट्स बनाओ। आप सोचते हो कि कोई आपको नोट्स दे जाए और सिर्फ आप पढ़ के उसको पेपर दिया होगा आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको इन नोट्सों को अपने हाथ से लिखना है, अलग से रजिस्टर बनाना है। इनको अपने हाथ के नीचे को निकालो एक बार, और जैसे जब ये आपके हाथ के नीचे को निकल जाएंगे फिर इनको बार बार पढ़ो तो ये आपको 3-4 बार का पढ़ोगे जैसे, तो आपकी ये चीज़ें सारी याद हो जाएगी और फिर उंगलियों पे आ जाएगी। और जो IPC, CRPC, DP एक्ट तीनों उंगलियों पे होता है। एविडेंस एक्ट भी उंगलियों पे होता है। IPC, CRPC, IPC की सज़ा भी, खासकर सज़ा भी उंगलियों पर होती है बच्चों। और सज़ा से लेके आपकी पूरे के पूरे IPC जो है वो कहीं से बोल दो आप, बच्चे बहुत मतलब एकदम फटाक से बताते हैं। तो वही ये अंतर होता है कि जो बच्चा ज़्यादा तैयारी करके जाता है वो ऑप्शन में ये नहीं देखता कि ऑप्शन के हिसाब से निशान लगा, नहीं, वो ऑप्शन में ये ढूंढता है कि वो उत्तर कहाँ है। जो तो ये जिस बच्चे को इतनी याद हो जाएगी चीज़ें, इस तरह याद हो जाएगी कि वो उत्तर कहाँ है, तो तभी नंबर आएगा। जब तक आप ऑप्शन में के हिसाब से आंसर लगाने की कोशिश करोगे तो नंबर आने के चांसेस कम होते हैं। और वो तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब इनको बार बार लिखो। एक बार लिख लिया फिर उसको पढ़ो, बार बार पढ़ते रहो। हो सके तो अपने जो इसको पढ़ के रिकॉर्डिंग कर लो, बोल के रिकॉर्ड करके फिर उसे सुनो, बार बार सुनो। तो ये एक माध्यम होगा कि आप बिना पढ़े आँख में बंद करके उसके सुनोगे, बार बार सुनोगे तो आपको धाराएं याद हो जाएगी। और ख़ासकर इनका जो सबसे पहला, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो सबसे पहला चार्ट दिया होता है संक्षिप्त, उसको सभी को याद करना होगा। सभी को वो याद होना बहुत ज़रूरी है। वो पक्का याद होगा तो अंदर की चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती है। वो पक्का याद करो और अंदर की चीज़ें जब याद हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चों की ये है कहना कि भाई हमें फ़ोटोकॉपी करा के दे दो, या फिर मतलब फ़ोटोकॉपी निकाल ले। उससे इतना बेनिफिट नहीं है। जब तक इसको आप अपने पेन के नीचे को नहीं निकालोगे चीज़ों को, जब तक पेन के नीचे को नहीं निकालोगे, अपना खुद का रजिस्टर नहीं बनाओगे, अपने खुद का नोट्स नहीं बनाओगे, आपकी चीज़ें याद नहीं होगी। ये बात आप समझ के चलो। सिर्फ नोट्स दी जाए या फिर आपको कोई PDF या फिर आपको पेन ड्राइव में दे जाए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। उससे वही है कि वो ऐसे दे जाएगा, आप उसको दो, कुछ जहाँ तक इंटरेस्ट आएगा वहाँ तक पढ़ोगे, फिर एक तरफ फेंक दोगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक कि आप उसे अपने नोट्स बनाकर अपना रजिस्टर में लिख कर इसको पेन के नीचे को नहीं निकालोगे, तब तक चीज़ें याद नहीं होगी। कोई B1 का हवलदार, कोई मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बच्चों। ऐसे ही नहीं बनते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे जो उनसे आपको गुमराह करते हैं कि ऐसे यार दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता।
मैंने देखा है कि 3-3 बजे तक की व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती है। कोचिंग में आके 12 बजे तक की कोचिंग में आए, 12 बजे के बाद 3 बजे तक बच्चे आदमी पढ़ रहा है, सुबह फिर ड्यूटी पे भी जा रहा है और 2-2 साल में नंबर आ रहे हैं। बहुत बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, तब जाके कहीं कंपटीशन में भी ये बन पाता है। लेकिन ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि पहली बार में नंबर नहीं तो आता है। सबका दिमाग अलग काम करता है, सभी अपने अपने हिसाब से याद करता है चीज़ों को, और सभी का अपना अपना एक परिस्थिति भी अलग होती है सबके पास। लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो नोट्स है आपके, ये मैंने 20,000 रुपये दिए तब जाके बने थे। 2 बार को मैंने कोचिंग किया है, पहली बार में नहीं हो पाया था, दूसरी बार में फिर कोचिंग किया था, तब ये पहली बार मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, नोट्स ना बनाने की वजह से चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाई थी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा बच्चों कि इसके साथ में ये सारी चीज़ें करने के बाद में साथ में जो पिछले साल के पेपर है वो ज़रूर आप पढ़ के जाए। याद तो ऑटोमेटिक, जब सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, और वो पढ़ के उससे जाए। और पीपीआर, खासकर पीपीआर की वो जो पीपीआर है, पीपीआर को भी हल्के में, मतलब कोई भी सब्जेक्ट इसमें ये नहीं है कि उसके पढ़े बिना काम चल जाएगा। सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी तभी जाके नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो अलग से जो एक्ट है उनको ना पढ़ो, उनको बिना पढ़े दिया हो, नहीं, तो उसके भी मार्क्स है। एक एक नंबर का ये मान लो कि एक एक नंबर पे लड़ाई है, एक एक नंबर पे लड़ाई है। एग्जामिनर कहाँ से क्या दे दे उठा के, उसका कुछ नहीं पता है, उसका दिमाग कहाँ काम करे। पिछली बार का एग्ज़ाम बताते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट था, उसने जो पहले की जो रूटीन चीज़ें आ रही थी उसने वो कुछ भी नहीं थी। जो बच्चे सिर्फ क्या करते थे कि पिछले पेपर पढ़ो और एग्ज़ाम दिया हो, तो वो अब की बार उनका सिक्का नहीं चला, क्योंकि वो एग्जामिनर ने क्या किया कि वो अलग सब कुछ अलग दे दिया उसने, थोड़ा सा जो लीक है उससे हटके चीज़ें दी। तो जिसके सब कुछ जो सारी आईपीसी सीआरपीसी और याद करके गया था अच्छी तरह से, तो वो सब कहीं से भी दे दो आप, वो वहीं से ही पेपर को सोल्व करेगा। लेकिन जो सिर्फ एक अट्ठारह पे चलते हैं कि ये छोटा है याद करो और दे आओ, तो वो चीज़ें वो वहाँ पे कामयाब नहीं है। एक केस डायरी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 172 केस डायरी जिमनी या खास कर आती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी मैंने इस पर लिखा हुआ है। 69 को एंट्रीज मैंने इसलिए ये इस तरह याद किया था कि 69 बच्चों ये कई चीज़ें 69 को एंट्रीज ऐसे कि 9 का मैं देखो 6 का भी 0 बन जाएगा और 9 का भी 0 बन जाएगा, यानी 69 को यानी 0-0 एंट्रीज 0-0 हो गई, क्या हो गया 69, मतलब 6 का 0 घुमा दो, थोड़ा सा घुमा दो 0, 9 का भी 0 बन जाता है। तो 0-0 मतलब एंट्रीज, इसमें 0 है, शून्य है, ये इसमें कुछ नहीं है। 72 वैसे याद हो जाती है सबको, क्योंकि केस डायरी है, नॉर्मल से सभी को इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में कि केस डायरी कहाँ है। और ये 73 में तफ्तीश के सामने हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी को की रिपोर्ट, ये चार्जशीट है बच्चों। 73 में क्या है, चार्जशीट है। और एक चीज़ और बता दूँ, 173 में चार्जशीट है और इसको पॉइंट वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट वाइज 173 को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब 173 को पॉइंट वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 173 का पॉइंट 7 है, 173.7 हर बार आता है। फाइनल चालान की कॉपी या अन्य दस्तावेजों की कॉपी अभियुक्त को पुलिस अधिकारी 173.7 में देगा। और जो इसमें एक है, इसमें है, हाँ, ये 173.8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने लिखा भी हुआ है। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है 173.8।
बहुत आता है। 173(8) ही बोलेगा कि 173(8) में क्या है, इसलिए 173 को पॉइंट वाइज याद करना है। 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच और रिपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको पॉइंट वाइज याद करो। नेचुरल डेथ, डेथ कितने प्रकार की होती है? नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ और सड़क पर मरने या जहर खाने से जो, तो ये भरा जाता है। क्या भरा जाता है बच्चों? ये इंक्वेस्ट। पोस्टमार्टम, ये नोट, पोस्टमार्टम 174 CRPC के अनुसार होता है और 7 वर्ष शादी के अंदर स्त्री की आत्महत्या की जांच इसी में SDM करेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि पढ़ना जरूर पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होने का बच्चों। 197 मृत्यु के कारणों की, उसमें मृत्यु के प्रकार है। आत्महत्या पर पुलिस जांच, इसमें पुलिस जांच करेगी और जो मतलब 7 वर्ष की शादी के अंदर स्त्री का आत्महत्या करने की जांच SDM करेगा और जो मृत्यु के कारण की जांच जो मजिस्ट्रेट करेगा, DM या SDM, और पुलिस कस्टडी पर अभिरक्षा में हो या फिर इनमें, और किन मामलों में जमानत ली जाएगी, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है बच्चों। और 176 से सुधा 436 आ जाता है। 176 से सुधा 436 आ जाता है। चार सौ 38 अग्रिम जमानत तो बहुत आता है, बहुत बहुत आता है। 438 जमानत इसमें 38 अग्रिम वो भी बताऊंगा मैं कि बाद में कैसे याद करने का, किस क्या क्या है वो, एक दूसरे को रिलेट करके कैसे याद किया जाता है चीज़ों को। ये यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो परिसीमा काल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। परिसीमा काल ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्रिम जमानत है वो उसमें सिर्फ एक अग्रिम जमानत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये परिसीमा काल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पॉइंट वाइज याद करना। परिसीमा काल को पॉइंट वाइज याद करना, ये आता है, ये बहुत आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो ये 3 चीज़ है वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लेगा डकैती की दे देगा, या फिर डकैती की जो मृत्युदंड होगी या मतलब उसकी जो सजा दे देगा किसी को, और पूछ लेगा कि इसका परिसीमा काल कितना होगा। तो ये बहुत आता है क्वेश्चन बच्चों इसमें एग्जाम में।
ये इम्पोर्टेंट सेक्शन दे दी मैंने। ये अभी ये अलग से पार्ट है जो मतलब अलग से याद करने है, जो ये रटनी है, मतलब एक तरह से आपको जो रटनी है वो पढ़ के छोड़ दो, भले ही कुछ चीज़ें उसमें जो मतलब, लेकिन ये पक्की होनी चाहिए, बिल्कुल पक्की। ये चीज़ें पक्की होनी चाहिए बिल्कुल। 100 का 41 के वो पूर्व की लिखी पड़े 41 जो है, जो हमें अलग याद करनी है, वो ये अलग याद हमारे होनी चाहिए। ये मैंने इसी तरह लिख के अलग से याद की थी। और आपके पास में तो नोट्स भी है। हम लोगों से मांगते मांगते थक गए, लेकिन लोग कहते हैं किताब पढ़ो, किताब में ही है, अलग से नोट्स वोट्स कुछ नहीं होते भाई। कोई किसी को नोट्स देके खुश नहीं है। तो बच्चों ये था CRPC, जो हमारी यहाँ पे CRPC ख़त्म हो गई, सारे नोट्स ख़त्म हो गए इसके। तो अपने तरीके से इनको याद करें। नोट्स यहीं तक थे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें बच्चों। धन्यवाद।